हेलो दोस्तों, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज है 27 नवंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के आज के सेशन में कुल 20 क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर के, जो कि इन सभी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, डेली सबसे पहले, सबसे तेज और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक दिवस आता है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है, और ये है वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डे, जो कि हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डे 2022 का कोई भी आधिकारिक विषय निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2022 का विषय था वनली वन अर्थ। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय था वनली वन अर्थ। देखिए दोस्तों, 26 नवंबर को भारत में एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? संविधान दिवस। इसी दिन ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया था, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और इसी वजह से हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और संविधान अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के फीफा विश्व कप में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। उनका संबंध किस देश से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, स्टेफनी फ्रापार्ट, ये जो फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जा रहा है, इसमें इन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई, यानी इन्होंने एम्पायरिंग की, ठीक है। तो फुटबॉल खेल में रेफरी कहा जाता है एम्पायर को, और क्रिकेट में एम्पायर कहा जाता है। तो स्टेफनी फ्रापार्ट जो हैं, ये फ्रांस की रहने वाली हैं और पुरुषों के फीफा विश्व कप में एम्पायरिंग करने वाली या रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इस बार का जो फीफा विश्व कप आयोजित किया जा रहा है, ये कौन सा संस्करण है? ये है 22वां संस्करण। इसका आयोजन किया जा रहा है कतर में, ठीक है। फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण 2026 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। तो याद रखिएगा, फीफा विश्व कप हर साल बोल रहा हूँ, हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक बात और ध्यान में रखिए, पहली बार फीफा विश्व कप कब आयोजित किया गया था? 1930 में किया गया था। कहाँ पर? उरुग्वे में। और इसका खिताब किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। फ्रांस की बात करें तो देखिए, हाल ही में फ्रांस में ही दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड फिश पकड़ी गई है, ठीक है, जिसका वजन करीब 30 किलोग्राम था। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस में ही यूएन का एक ब्रांच है जिसका मुख्यालय है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस में 2 करेंसी चलती है, यूरो और CFA फ्रैंक। 26 नवंबर को हर साल किसकी याद में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के साथ साथ एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे। और किसकी याद में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में 26 नवंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, और 26 नवंबर 2022 को इनकी 101वीं जयंती मनाई गई, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। देखिए दोस्तों, भारत में 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड को ही एक अन्य नाम श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन।
ऑप्शन में और भी नाम हैं, जैसे कि MS स्वामीनाथन। तो देखिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिसका संबंध फसल उत्पादन से है। डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है, और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। दुर्गेश पटेल, इन्हें भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से, प्राउंस जो है मछली, उसके उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए चेयरमैन बने हैं TG सीताराम। ऑप्शन ए राइट आंसर। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1945 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन बन गए हैं TG सीताराम। और देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है, इसका आदर्श वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम। टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है IIT दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर। IIT दिल्ली का विश्व लेवल पे स्थान है 29वां, और भारत में इसे पहला स्थान मिला है, ठीक है। किस रैंकिंग में? ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में। यानी किस यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक रोजगार पैदा किया, यानी यहाँ के छात्र अधिक से अधिक उन्हें आसानी से जॉब मिला, तो यही ये रैंकिंग बताता है। इसमें IIT दिल्ली विश्व में 29वें नंबर पे है, ठीक है, और भारत में पहले स्थान पर है। इसी लिस्ट में बात करें तो भारत में दूसरे स्थान पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। भारत में इसे दूसरा स्थान मिला है, विश्व में 58वां स्थान मिला है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे को भारत में तीसरा स्थान मिला है, और विश्व में 72वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत के 3 संस्थान हैं, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? अब देखिए ये पूछ रहा है कि विश्व में पहले स्थान पे कौन है इस रैंकिंग में। इसमें पहले स्थान पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है, ठीक है। और इसी के साथ MIT लगातार दूसरे साल इस रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। इसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरे स्थान पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वैश्विक रैंकिंग में ये तीनों संस्थान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की थी। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में MIT लगातार 11वें साल जो है पहले स्थान पर बना हुआ है। सोनजल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला एक वार्षिक युवा उत्सव है? तो देखिए, सोनजल नामक युवा उत्सव शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस उत्सव का उद्घाटन किए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ठीक है। और इस उत्सव के दौरान जो है युवा अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो ये है सोनजल उत्सव, जिसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। हाल ही में कैस्ट्रॉल इंडिया ने TVS ऑटोमोबाइल की डिजिटल इकाई में कितने % हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो देखिए, कैस्ट्रॉल इंडिया जो है ये TVS ऑटोमोबाइल की डिजिटल इकाई में 7.09% की हिस्सेदारी खरीदेगा। कितने में? 487.5 करोड़ रुपए में। TVS की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। मुख्यालय चेन्नई में है। TVS के वर्तमान में चेयरमैन हैं वेणु श्रीनिवासन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुदर्शन वेणु।
नेक्स्ट, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। ऑप्शन सी राइट आंसर। लद्दाख में हेनले क्षेत्र में इसकी स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। हाल ही में एमी पुरस्कार विजेता लेखक जेने पेरेट का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए दोस्तों, जेने पेरेट जो कि मशहूर एमी पुरस्कार के विजेता थे, हाल ही में इनका 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 26 नवंबर 2022 को ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट के साथ PSLV C54 EOS-06 मिशन लॉन्च किया? ठीक है, तो देखिए हाल ही में दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इस मिशन के दौरान ओशनसैट 3 सैटेलाइट के साथ साथ 8 नैनो सैटेलाइट भी थे। इसमें भूटान का भी एक सैटेलाइट था, भूटान सैट। देखिए दोस्तों, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो की बात करें तो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। देखिए दोस्तों, इसरो के और भी ब्रांच हैं। और देखिए ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। इसके अलावा इसरो का भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यानी इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में है। वहीं कुलशेखरपट्टनम SSLV लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में है। SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शारीरिक अक्षमता वाले लोगों के लिए दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं उनके लिए पैरा एस्ट्रोनॉट की घोषणा की है। यानी जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं उन्हें अंतरिक्ष की यात्रा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन सी राइट आंसर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को। मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के CEO हैं जोसेफ असच बैकर। देखिए दोस्तों, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, और जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रोसमोसकोस। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है समन्वय 2022। इसका आयोजन किया जा रहा है आगरा के वायुसेना स्टेशन पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसमें आसियान के सदस्य देश भी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया? एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया था? नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। वैसे इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 8 अक्टूबर 1932 को ही हुई थी, और इसी वजह से हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं संदीप सिंह, और भारत के सेकंड नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान।
भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत थे, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। और तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कमांडर इन चीफ हैं। 34वीं अंडर 13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में लड़कों का एकल वर्ग खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 34वीं अंडर 13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। इसमें लड़कों का एकल वर्ग खिताब जीते निशांत भुक्या, जो कि तेलंगाना के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने पुरुषों का यानी लड़कों का एकल वर्ग खिताब जीता। किसको हराकर? रेड्डी बोबा को हराकर। निशांत भुक्या ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और इसी चैंपियनशिप में लड़कियों का एकल वर्ग खिताब किसने जीता? तन्वी पत्री ने जीता, जो कि ओडिशा की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। छठे CII आयुष कंक्लेव 2022 का मेजबान शहर कौन है? तो देखिए दोस्तों, CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ और केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा CII आयुष कंक्लेव का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर। आयुष मंत्री कौन है? वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जो हैं आयुष मंत्री हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव बजाज, महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी। हाल ही में विक्रम गोखले का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो विक्रम गोखले मशहूर फिल्म अभिनेता थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता थे विक्रम गोखले। हाल ही में इनका 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, इन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया था। इनकी मराठी फिल्म थी अनुमति। अनुमति के लिए इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। किस फिल्म के लिए विक्रम गोखले ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? मराठी फिल्म अनुमति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2022 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस वार्ता में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, और फ्रांस की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यानी सह अध्यक्षता कर रहे हैं फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का पहल निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भारत में चलाया जा रहा है और इसी अभियान का एक पहल है निक्षय मित्र पहल। और निक्षय मित्र पहल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपा मलिक। भारत की पैरा एथलीट, पूर्व पैरा एथलीट दीपा मलिक निक्षय मित्र की एम्बेसडर बनाई गई हैं। देखिए, दीपा मलिक जो हैं ये वर्तमान में भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं। देखिए, भारत का लक्ष्य 2025 तक भारत को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त कर देना है। इसी वजह से भारत में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत बहुत सारे छोटे छोटे पहल जो हैं आयोजित किए जा रहे हैं। उसी में से एक पहल है निक्षय मित्र। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।